प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम 8th क्लास में चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है वर्षा जल संचयन, इस पाठ को आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने पानी के महत्व के बारे में पढ़ा था कि आज लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं पूरे विश्व में जिनको पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं होता। इसलिए हमें जल को जितना संभव हो सके बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि जल के बिना प्राणी, चाहे वह मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, यहाँ तक कि वनस्पति जगत भी नहीं रह सकता। इसलिए जितना संभव हो हमें सावधानी पूर्वक जल का प्रयोग या उपयोग करना चाहिए। तो पाठ को बेटे आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रति वर्ष वर्षा और हिम के रूप में जो जल मिलता है वह भी नियमित और निश्चित मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है। प्रतिवर्ष कुछ जल हमें वर्षा के माध्यम से मिलता है, कुछ हिम होता है बेटे बर्फ, यानी पहाड़ों पर बर्फ जमती है ना, फिर वह पिघल जाती है, फिर नदियों के रूप में हमें पानी मिलता है। तो वह भी क्या है, नियमित नहीं है। नियमित का अर्थ होता है बेटे नियम अनुसार, नियम से, क्योंकि जरूरी नहीं है बेटे वर्षा जितनी हमें चाहिए उतनी वर्षा हमें मिलेगी, जितना पानी हमें नदियों के माध्यम से चाहिए उतना पानी हमें मिलेगा, ये भी तो जरूरी नहीं है ना। नलकूप इत्यादि के बहुत अधिक उपयोग से महाराष्ट्र के तालगांव तालुके के 2000 के करीब कुएं सूख गए। नलकूप से क्या होता है, धरती के नीचे का पानी मिलता है ना हमें, तो कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया। कहाँ, महाराष्ट्र की तरफ। वहां का पार्ट, एक जगह का नाम बता तालगांव तालुके, उनके करीब ना 2000 कुएं थे जो पूरी तरह से सूख गए। क्यों सूखे बेटे? क्योंकि उन्होंने धरती के नीचे के पानी का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया और भूमिगत जल का स्तर बहुत नीचे चला गया। जो पानी का लेवल होता है ना, कुछ जगह पर थोड़ी सी खुदाई से भी पानी मिल जाता है जहां पर पानी का स्तर ऊपर होता है। कुछ का ऐसे होता है काफी खोदना पड़ता है, जैसे नलकूप वगैरह लगाते हैं, ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं, तो वहां क्या होता है कुछ स्थान पर जो जल का स्तर होता है ना काफी नीचे होता है। तो वहां भी क्या हुआ, जो नलकूप वगैरह थे उनके बहुत अधिक उपयोग करने से जो भूमिगत जल था उसका स्तर भी बहुत नीचे चला गया। इससे कोई 23,000 गांव प्रभावित हुए, क्योंकि भूमिगत जल उसका लेवल कुछ ज्यादा ही नीचे चला गया ना। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा, आसपास के जो लगभग 23,000 गांव थे ना, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा उन पर, और वहां पीने का पानी दुर्लभ हो गया। बहुत मुश्किल से वहां पीने का पानी मिलता है। विशेषज्ञों के अनुसार, विशेषज्ञ होता है बेटे विशेष जानकारी रखने वाला, क्योंकि देखो अगर पानी की कमी हो रही है तो विशेषज्ञों की तो हेल्प ली ही जाएगी। तो विशेषज्ञों ने क्या कहा, मांग बढ़ने से जल संकट का पूरा असर देश में शीघ्र ही दिखाई देने लगेगा। तो विशेषज्ञ यानी कि विशेष जानकारी रखने वाले जो हैं उन्होंने क्या कहा कि मांग बढ़ने से, क्योंकि देखो बेटे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसका अर्थ है पानी की मांग भी तो बढ़ेगी। तो इसके कारण जल संकट का जो असर है पूरे देश पर जल्दी ही दिखाई देने लगेगा। महाराष्ट्र की साइड तो हो चुका है ना, लगभग 23,000 गांव प्रभावित हो चुके हैं, पीने का पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इसका असर ना, ऐसा ही कुछ प्रभाव बहुत शीघ्र ही पूरे देश में दिखाई देगा। वर्षा के अनियमित होने और मौसम के मनमौजी होने का प्रभाव केवल कृषि पर ही नहीं अपितु ऊर्जा संसाधनों और पेयजल योजनाओं पर भी पड़ता है। वर्षा के अनियमित होने, क्योंकि शोर नहीं है बेटे, कई बार क्या होता है वर्षा की जरूरत होती है, नहीं होती बारिश, और कई बार क्या होता है फसल तक पक चुकी होती है तब बारिश आ जाती है, फसल का भी सर्वनाश हो जाता है। तो वर्षा क्या है, अनियमित है। और मौसम के मनमौजी होने का प्रभाव, और मौसम क्या है, वो भी मनमौजी है। लास्ट टाइम बहुत ज्यादा सर्दी थी, बहुत ज्यादा गर्मी भी देखने को मिली, ठीक है। तो मौसम भी क्या है, अपने अनुसार चलता है। तो इसका प्रभाव खेती पर तो होता ही है। इसका अर्थ है ना कि केवल कृषि पर ही नहीं, यानी कि खेती पर तो इसका प्रभाव पड़ता ही है, अपितु ऊर्जा संसाधन होता है बेटे, जैसे ये कोयला है, पेट्रोलियम गैस है, जीवाश्म ईंधन वगैरह है ना, ये आते हैं ऊर्जा संसाधन में। और पेयजल योजनाओं पर भी पड़ा है। पेयजल क्या होता है बेटे, पेयजल होता है पीने योग्य पानी, पेय यानी पीने योग्य, जल यानी कि पानी, तो पेयजल क्या होता है, पीने योग्य पानी। पेयजल योजनाओं पर भी पड़ता है। सन 1986 में भारत सरकार ने पेयजल की आपूर्ति के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन बनाया था। तो देखो इन्होंने क्या बताया कि 1986 में भारत सरकार ने पेयजल यानी पीने योग्य पानी की आपूर्ति
आपूर्ति तो बेटा देना, देने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन बनाया। सन 1991 में इस तकनीकी मिशन का नाम बदल दिया गया और नाम रखा गया बेटे राष्ट्रीय पेयजल मिशन, यानी राजीव गांधी हटा दिया गया, राष्ट्रीय पेयजल मिशन रख दिया गया। अब विशेषज्ञों ने वर्षा जल के उचित उपयोग और संचयन पर बल दिया है। विशेषज्ञों ने क्या राय दी कि जो बारिश का पानी होता है ना, हम उसका उचित उपयोग करें और उसको संचयन होता है बेटे इकट्ठा करना, और जो बारिश का पानी होता है जितना हो सके हमें बारिश के पानी को इकट्ठा करना चाहिए। तो विशेषज्ञों की राय थी कि ऐसा करने से शायद जो पानी का संकट है उससे हम बच सकते हैं। आगे देखिए बेटे चैप्टर, हर वर्ष सर्वत्र एक सी वर्षा नहीं होती। हर वर्ष सर्वत्र यानी सभी जगह एक सी यानी कि एक समान बारिश नहीं होती। राजस्थान में 100 मिलीमीटर औसत वर्षा से लेकर मेघालय के चिरापुंजी में 1100 मिलीमीटर और मौसिनराम यानी मेघालय में इससे भी ज्यादा वर्षा दर्ज की जाती है। तो देखो बेटे जैसे यहाँ कहा ना कि हर जगह एक जैसी बारिश नहीं होती, इसका अर्थ राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, और यहाँ जैसे बताया ना मेघालय की चिरापुंजी में 1100 मिलीमीटर यानी बहुत ज्यादा होती है, और मेघालय में इससे भी ज्यादा बारिश होती है, जो कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा का रिकॉर्ड है। यानी मौसिनराम में यानी मेघालय का जो पार्ट है वहां जो बारिश होती है ना, विश्व में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड वहां पर दर्ज किया गया है। लेकिन हमारे देश में वर्षा का अधिकतर जल बह जाता है, लेकिन भारत देश में क्या होता है, बारिश आती है तो उसका जल क्या है ज्यादातर बह जाता है। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग नाम से वर्षा जल संचयन योजना पर जोर दिया जा रहा है। तो पानी ज्यादा न बहे बारिश का, तो इसके लिए क्या किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नाम से एक योजना बनाएगी वर्षा जल संचयन के, जैसे कि चैप्टर का भी नाम है ना ये वर्षा जल संचयन। तो एक योजना है, इस पर जोर दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में 22 मई 2000 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रव्यापी सेमिनार आयोजित किया गया। यानी बारिश के पानी को कैसे संचय करें, कैसे हम उसको उपयोग में ला सके, इसके लिए 22 मई 2000 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रव्यापी सेमिनार आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारें इस जल समस्या से अकेले नहीं निपट सकते। तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने क्या कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये भी अगर मिले तो भी जल समस्या है ना जो उससे नहीं निपटा जा सकता, बल्कि संपूर्ण देश में सरकारी गैर सरकारी सभी संस्थाएं और पंचायती राज के सभी लोग, यहां तक कि देश का हर नागरिक जब तक इस प्राकृतिक जल संपदा के संचयन का बीड़ा नहीं उठा लेता, तब तक वर्तमान और आने वाले भीषण जल संकट का कोई समाधान नहीं निकल सकता। तो बहुत अच्छी बात कही श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कि ये जो जल की समस्या है ये न केंद्र सरकार की है न राज्य सरकार की, बल्कि समस्त देश की है। यानी देश में जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जो पंचायती राज है, यहाँ तक कि देश का हर आदमी जब तक इस प्राकृतिक जल संपदा को इकट्ठा करने का बीड़ा नहीं उठाएगा ना, तब तक न तो वर्तमान में इस समस्या का समाधान हो सकता है और न ही भविष्य में जो भीषण जल संकट हमारे सामने उत्पन्न होने वाला है उसका कोई समाधान हो सकता है। तो प्यारे बच्चों देखो, आज हमने जो पढ़ा ना, इससे हमने क्या सीखा कि जितना हो सके हमें बारिश के पानी को इकट्ठा करना चाहिए और उसे उपयोग में लाना चाहिए, ताकि जो भूजल स्तर है, जो धरती के नीचे के पानी का जो लेवल है ना, वह ज्यादा नीचे न जाए। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा ना कि महाराष्ट्र में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पीने का पानी भी अब नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उन्होंने धरती के नीचे का पानी जो था उसका बहुत ज्यादा उपयोग कर लिया था। तो ऐसे ही समस्या हमें ना देखनी पड़े, हमें इसका सामना न करना पड़े, इसके लिए हमें जितना हो सके पानी को बचाकर रखना चाहिए और उसे कम से कम उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही जो बारिश का पानी है, जितना हो सके हमें उसको इकट्ठा करके उसको उपयोग में लाना चाहिए। तभी हम शायद जो वर्तमान समय में भी है और शायद भविष्य में भी है जो भयानक जल संकट आएगा, शायद हम उससे निपट सकेंगे अगर हम पानी का अच्छे से उपयोग करेंगे।